अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में चला हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अपना प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए ये मोटिवेशन होती है, जो कि हमें फ़र्दर हमारा काम करने पर मजबूर करती है। तो हमारे पास जो सेक्शन 1 है, अच्छा यहाँ पर आप लोगों ने तकरीबन हर एक प्रैक्टिस टेस्ट में देखा होगा कि हम लोग सेक्शन वाइज एमसीक्यूज़ दे रहे हैं। हालांकि आपका जो मेन टेस्ट होता है उसमें इस तरह से लाइक सेपरेट एमसीक्यूज़ नहीं होते, वहाँ पर मिक्स्ड एमसीक्यूज़ होते हैं। कभी फिज़िक्स का आ रहा होता है, कभी केमिस्ट्री का आ रहा होता है, कभी इंग्लिश का आ रहा होता है और कभी बायो का आ रहा होता है। यहाँ पर पोर्शन वाइज आप लोगों को एमसीक्यूज़ देने का मकसद जस्ट ये है ताकि आपको पता चल सके कि आप लोगों की किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर प्रिपरेशन कितनी है। लाइक आप लोग बायोलॉजी के मार्क्स यहाँ से सिंपल देख सकते हो कि मेरे बायोलॉजी में इतने एमसीक्यूज़ ठीक है, इतने गलत हैं, मुझे कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, ये वो दिस एंड दैट। आप लोग ये सारी चीज़ें यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है, कहता है स्पेशल प्रोटीन कैरियर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑप्शन ए कैटालेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी परमिएज एंड ऑप्शन डी एग्रोज। तो हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसमें हमारे पास जो स्पेशल प्रोटीन कैरियर्स होते हैं वो हमारे पास परमिएजेस होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 2 में कहता है साइज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज अबाउट 1 to 2 माइक्रोमीटर्स, ऑप्शन बी 2 to 4 माइक्रोमीटर्स, ऑप्शन सी 4 to 6 माइक्रोमीटर्स, ऑप्शन डी 6 to 8 माइक्रोमीटर्स। तो आप लोगों के पास जो क्लोरोप्लास्ट है उसका साइज़ हमारे पास 4 to 6 माइक्रोमीटर्स होता है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 3 में कहता है अमाउंट ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3% एंड ऑप्शन डी 4%। तो हमारे पास जो डीएनए होता है बैक्टीरियल सेल में, तो वो हमारे पास राउंड अबाउट जो होता है वो 1% होता है। अब यहाँ से इस एमसीक्यू से मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ कि आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 2 में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल चैप्टर के पेज नंबर 1 पर आप लोगों को एक टेबल मिलेगा। ठीक है, उसमें उसने लाइक मैमल्स और बैक्टीरिया सेल्स में कुछ डिफ्रेंशिएट की हैं, डीएनएस का, कार्बोहाइड्रेट्स का, वाटर का, इन चीज़ों का ना। तो आप लोगों ने कोशिश करनी कि उस टेबल को याद कर लेना है। अगर आप लोग सारा टेबल याद नहीं कर सकते, जस्ट आपको वहाँ से ये चीज़ पता होना, लाइक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक वाटर का पता हो, डीएनए और एनए का पता हो। समटाइम्स या तो वो आपसे डायरेक्टली 5% का पूछ लेता है, जो कि ये एमसीक्यू मैंने डायरेक्टली परसेंटेज का पूछा है। समटाइम्स वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि हमारे पास डीएनए लाइक बैक्टीरियाज में ज़्यादा होते हैं या मैमल्स में ज़्यादा होते हैं, आरएनए कहाँ लाइक बैक्टीरियाज में ज़्यादा होते हैं या मैमल्स में होते हैं। तो लाइक इस तरह से एमसीक्यूज भी आपसे कर सकते हैं। वाटर तकरीबन दोनों में सेम होता है, 70%। तो इस तरह से आप लोग जो है वो उस टेबल को स्टडी करें, तो वहाँ से किसी भी किस्म का एमसीक्यू आए तो आप लोग उसको इजीली सॉर्ट आउट कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 में कहता है इन सिकल सेल एनीमिया द ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय। तो सिकल सेल एनीमिया में हमारे पास जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसको वेलिन हमारे पास जो है वो रिप्लेस करता है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 5 में कहता है पीएच ऑफ मल्टेज। तो पीएच हमारे पास जो मल्टेज है उसकी पीएच हमारे पास 6.1 to 6.8 है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब आप लोगों ने क्या करना है कि पीएच टेबल सारा याद करना है। समटाइम्स आपसे वो पीएच का पूछ लेता है या समटाइम्स आपसे पूछ लेता है कि मेरे पास कौन सा एंजाइम एसिडिक बिहेवियर में है, कौन सा बेसिक में है, कौन सा न्यूट्रल है। लाइक अब देखो हमारे पास ये जो माल्टेज है, अब देखो उसकी 6.1 to 6.8 पीएच है। लाइक ये अब हमारे पास 7 से नीचे वाले थोड़े एसिडिक नेचर स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे पास हम लोग कह सकते हैं कि वीक एसिड्स हैं। ठीक है, इन दिस एंड दैट आप लोगों से इस तरह का क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में बात करते हैं विच इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन ए सनलाइट, ऑप्शन बी ग्रीन लाइट, ऑप्शन सी रेड लाइट एंड ऑप्शन डी आप लोगों के पास है ब्लू लाइट। तो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है कहते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ है वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब सनलाइट तो हमारे पास ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो लाजमी चाहिए होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अगर आप लोग देखो हमारे पास सनलाइट में से हमारे पास क्या रेड और ब्लू लाइट आती है और वो लाइक लीव्स में जाती है और एज ए रिजल्ट हमारे पास ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अब ग्रीन लाइट का हमारे पास ऐसा कोई रोल नहीं है, रोल हमारे पास रेड एंड ब्लू लाइट का। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि ग्रीन लाइट का हमारे पास ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। एमसीक्यू नंबर 7 में कहता है फोटो सिस्टम 1 एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ।
तो आप लोगों के पास जो फोटो सिस्टम 1 है वो P700 जो है वो नैनोमीटर या कौन सा यूनिट है इसके साथ वो जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। फोटो सिस्टम 2 कितना करता है, वो 680 करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वो आपसे फोटो सिस्टम 2 का भी पूछ सकता है। एमसीक्यू नंबर 8 में कहता है 2 FADH यील्ड द एनर्जी ऑफ। तो आप लोगों को NADH का भी पता हो कि वो कितनी एनर्जी यील्ड करते हैं, और जो आप लोगों के पास FADH है उसका भी पता हो, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो NADH है ना, एक NADH वो हमारे पास 3 ATPs एनर्जी जो है वो मिल जाती है। आप लोग अपने पास लिख लो, क्विक रिवीजन सीरीज़ के दौरान भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो रिवीजन सीरीज़ भी फॉलो नहीं की तो आप लोग वेरी इजीली जो है वो उसको फॉलो कर सकते हो। लाइक उसमें जस्ट सिंपल आप लोग सिर्फ और सिर्फ 6 हावर्स में अपना फर्स्ट ईयर का सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, और 7 हावर्स में आप लोग अपना पूरा सेकंड ईयर का सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। मीन्स ओवरऑल आप लोग 13 घंटों में अपनी बायोलॉजी को वाइंड अप कर सकते हो। आप 2 दिन लगाओ, लेक्चर सुनो, आप लोगों की बायोलॉजी का प्रोसेस डन खत्म। तो वो जिन स्टूडेंट्स ने देखी है उनको पता होगा कि उनको उससे कितना फ़ायदा। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे NADH की। हमारे पास एक NADH का मॉलिक्यूल हमारे पास जो हमें 3 ATPs दे रहा होता है, और एक FADH का मॉलिक्यूल हमें जो है वो 2 ATPs दे रहा होता है। अब यहाँ पर देखो उसने पूछा ही 2 FADH का है, 2 × 2 कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 4 ATPs देगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 9 में कहता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्लांट वायरसेस मोस्टली इज। तब आप लोग हमेशा मैं 2 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। प्लांट्स में हमारे पास हमेशा आप लोग ध्यान रखें, हमारे पास RNA उनका जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, प्लांट्स में। एनिमल्स के केस में क्या होता है, एनिमल के केस में हमारे पास DNA हमारे पास उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। RNA भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास जो है वो DNA होता है। प्लांट्स में RNA और एनिमल्स में DNA। बैक्टीरिया का आप मुझे बताओगे कमेंट में कि उसमें मोस्ट ऑफ द लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है। MCQ नंबर 10 में कहता है HIV इज़ आल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी HIV, ऑप्शन सी HTLV, ऑप्शन डी HIV-VV6। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो है वो यहाँ पे एड्स सेलेक्ट किया हुआ, तो एड्स नहीं है। HIV हमारे पास बेसिकली HIV हमारे पास ह्यूमन एमीन डेफिशिएंसी वायरस है, ठीक हो गया। अब जो कि एड्स काज करता है, अब वो तो उसका कॉजेटिक एजेंट है ना, वो तो उसका दूसरा नेम नहीं है। उसने क्वेश्चन पूछा कि इसका दूसरा नेम क्या है HIV का, तो HIV का हमारे पास HTLV है, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, आप लोग इसको अपने जहन में लाजमी रखें। MCQ नंबर 11 में कहते हैं बैक्टीरिया प्रोड्यूस सेक्सुअली बाय, ये बूनी है, ये बाय लिखा हुआ है। ऑप्शन ए फिशन, ऑप्शन बी कंजुगेशन, ऑप्शन सी माइटोसिस एंड ऑप्शन डी मियोसिस। तो हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो, अगर आप लोगों ने ये कोई रिवीजन सुनी हुई होगी तो ये वहाँ पर मैंने बताया था कि बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो सेक्सुअली जो है वो फिशन के थ्रू हमारे पास जो है वो रिप्रोड्यूस हो रहा होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 12 में कहता है डिजीज सिम्टम्स अपीयर्स ड्यूरिंग ऑप्शन ए लैग फेज, ऑप्शन बी लॉग फेज, ऑप्शन सी डिक्लाइन फेज एंड ऑप्शन डी स्टॉप फेज। हमारे पास जो डिजीज सिम्टम्स होते हैं वो लॉग फेज में अपीयर होता है। मैंने आपको उस वक्त भी फेसबुक की एग्जांपल दी थी कि फेसबुक में जब आप लोग लॉग आउट करते हो, ये वो वाला लॉग है, ठीक है। यहाँ पर लॉग फेज में सिम्टम्स अपीयर होते हैं, और यहाँ पर ग्रोथ भी लाइक ज़्यादा होती है, कॉन्स्टेंट होती है, आप लोग खुद देखोगे, ठीक है। इस तरह के लाइक पॉइंट्स इसमें से इस टॉपिक में से ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया में से आते हैं। सिम्टम्स हमारे पास लॉग फेज में अपीयर होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ नंबर 13 में कहता है फोरामिनिफेरा हेल्प्स टू डिटरमाइन द। तो फोरामिनिफेरा जो है वो हमारे पास हम लोगों ने बात की कि ये जियोलॉजिकल एज ऑफ स्ट्रेटा को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है, उसमें हेल्प आउट करता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ नंबर 14 में कहता है इन ग्रेप्स एंड मैंगोज द इन्फ्लुएंसेस इज ऑप्शन ए पेनिकल, ऑप्शन बी मल्टीपल काइन, ऑप्शन सी कैपिचुलम, ऑप्शन डी अम्बल। तो हमारे पास जो है वो पेनिकल इन्फ्लुएंसेस होती है इसके अंदर, ग्रेप्स और मैंगोज के अंदर। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि आप लोगों ने इन्फ्लुएंसेस की जो टाइप्स हैं उसको लाजमी कर लेना है, ठीक है, उसकी टाइप्स और फर्दर इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं वो। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 15 में कहता है 2 चैम्बर हार्ट इज़ फाउंड इन ऑप्शन ए फिशेस, ऑप्शन बी लेपर्ड, ऑप्शन सी क्रोकोडाइल, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो मैंने आपको एनिमल्स वाले चैप्टर में भी ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट करके बताई थी कि 2 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है वो आप लोगों के पास फिशेस में होता है। फिशेस का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
एमसीक्यू नंबर 16 में कहता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो हमारे पास जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप लोगों ने मैक्रो भी याद रखने और माइक्रो भी याद रखने। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो है हमारे पास फास्फोरस है मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिंक आयोडीन ये माइक्रो हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो टेबल याद कर लेना है, समटाइम्स यहाँ से क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू नंबर 17 में क्या है टोबैको, ऑप्शन ए शॉर्ट डे प्लांट, ऑप्शन बी लॉन्ग डे प्लांट, ऑप्शन सी डे न्यूट्रल प्लांट, ऑप्शन डी इंटरमीडिएट प्लांट। तो हमारे पास ये जो टोबैको है ये हमारे पास जो है वो शॉर्ट डे प्लांट है। आपको लॉन्ग डे प्लांट्स की एग्जांपल्स का पता हो, न्यूट्रल डे प्लांट्स की एग्जांपल्स का भी पता हो, ठीक है। तो टोबैको हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू 18 में कहता है यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी लंग्स। तो हमारे पास जो यूरिया की फॉर्मेशन होती है वो लिवर के अंदर हो रही होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 19 में कहता है इंक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी एडिमा, ऑप्शन सी ल्यूकीमिया एंड ऑप्शन डी पॉलीसाइथीमिया। जब रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हमारे पास ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग जो है पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, ठीक है। इसमें हीमेटोक्रेट ज़्यादा हो जाता है और ऑब्वियसली हीमेटोक्रेट जब ज़्यादा होता है तो हमारे पास जो ब्लड का जो वो होता है विस्कोसिटी होती है वो लाइक वो और थिक हो जाता है, उसको मूव करने में सर्कुलेट करने में मुश्किल होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया। एनीमिया हमारे पास ये खून की कमी को कहते हैं। एडिमा लाइक ये पता नहीं कौन सा वो है उसकी स्वेल्विंग को कहते हैं, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 20 में कहते हैं बोन सेल्स प्रोडक्शन, ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी बोन मैरो, ऑप्शन डी हार्ट। तो हमारे पास जो बोन मैरो ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, ब्लड सेल्स हमारे पास कहाँ पर बन रहे होते हैं, ये बोन मैरो में जो है वो बन रहे होते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 21 में कहते हैं द आर एक्राइनस कॉम्पोजिशन। तो एक्राइनस हमारे पास जो होता है इसमें 20 to 40 एसिनार सेल्स होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 22 में कहता है परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय प्लाज्मा। मैंने आपको ये हर मर्तबा बोला है कि आप लोगों ने ऑक्सीजन की ट्रांसप्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसप्लांट का पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ कितने परसेंट उसको कैरी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसने प्लाज्मा को पूछा तो प्लाज्मा हमारे पास जो है वो जस्ट 7% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 23 में कहता है बर्ड्स एक्सक्रीट, सिंपल है, बर्ड्स हमारे पास यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता हो कि कौन सा एनिमल कौन सी चीज़ कौन सा जो है वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करता है। दूसरी बात है जो हमारे पास यूरिक एसिड है, अमोनिया है, यूरिया, इनसो की वाटर एलिमिनेशन का पता हो कि हमारे पास कितना परसेंट वाटर रिक्वायर होता है। अब यूरिया के लिए हमारे पास सिर्फ 1 ग्राम वाटर रिक्वायर होता है, बाकी का आप लोग खुद देखोगे, ठीक है। एंड फर्दर यहाँ से आपको पता हो कि हमारे पास कौन सा एनिमल यूरिकोटैलिक है, कौन सा यूरियोटैलिक है, कौन सा अमोनोटैलिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एमसीक्यू नंबर 24 में कहता है मैच्योर कार्टिलेज सेल्स। तो हमारे पास जब मैच्योर कार्टिलेज सेल्स होते हैं उसको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये जो ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ये हमारे पास बोन सेल्स हैं, ठीक है। अब इन तीनों में भी आपको पता होगा हमारे पास बोन फार्मिंग सेल कौन सा है, बोन ईटिंग सेल्स कौन सा है, ये 2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए और होंगे यकीनन। मैंने तकरीबन पिछले टेस्ट में भी ये चीज़ रिपीट की है, क्विक रिवीजन के थ्रू भी रिपीट किया। उसके बाद क्विक रिवीजन के बाद जब मैंने 2 प्रैक्टिस टेस्ट लिए थे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और सेकंड ईयर बायोलॉजी के, उसमें ये मैंने एमसीक्यू दिया था। अब यहाँ पर मैच्योर कार्टिलेज का उसने पूछा तो हमारे पास जो मैच्योर कार्टिलेज है वो कॉन्ड्रोसाइट्स है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 25 हंगर सेंटर, ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी सेरिब्लम, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लंगेटा। तो हमारे पास जो हंगर का सेंटर होता है हमारे पास जो है वो ये हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 26 इंसुलिन प्रोडक्शन, ऑप्शन ए अल्फा सेल्स, ऑप्शन बी बीटा सेल्स, ऑप्शन सी डेल्टा सेल, ऑप्शन डी नन। तो यार ये क्वेश्चन हर मर्तबा आ रहा है, आप लोग 2 पॉइंट्स हैं यहाँ से उसको ध्यान में रख लो। मैंने आपको यहाँ से इनबॉक्स का बताया था कि आप लोग इनबॉक्स के थ्रू इसको ध्यान में रखो कि आप लोग देखो इनबॉक्स आई से इंसुलिन, बी से बीटा, यानी कि बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करते हैं और अल्फा सेल हमारे पास जो है वो क्या है इंसुलिन और दूसरा ग्लाइकोजन नहीं है, सॉरी दूसरा सेल क्या है वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर इंसुलिन प्रोडक्शन हमारे पास वो बीटा सेल्स करते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 27 में कहता है रोल इन बायोरिदम्स, ऑप्शन ए MSH, ऑप्शन बी LH, ऑप्शन सी ADH, ऑप्शन डी मेलाटोनिन।
हमारे पास जो बायोरिदम्स होते हैं उसमें हमारे पास जो है वो MSH जो है वो लाइक रोल प्ले करते हैं, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है। MCQ 28 में कहता है इनहिबिन हार्मोन प्रोडक्शन, ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन डी सर्कुलार सेल्स। हमारे पास जो इनहिबिन हार्मोन होता है, ठीक है, उसको हमारे पास सर्कुलार सेल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ 29 मसल्स ओरिजिन, ऑप्शन ए एंडोडर्म, ऑप्शन बी मेसोडर्म, ऑप्शन सी एक्टोडर्म, ऑप्शन डी नन। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा होगा, हर एक टेस्ट में आ रहा है, तो आप लोग इसको भी देख लो। आपको क्विक रिविजन्स के दौरान मैंने आपको टेबल बताया था, आप लोग उस टेबल को याद कर लो, तो आप लोग वेरी इजीली इस तरह के MCQs को सॉल्व कर सकोगे। अब हमारे पास जो मसल्स होते हैं उसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ 30 में कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, मॉर्गन, ऑप्शन बी बैटसन, ऑप्शन सी वेस्टन, ऑप्शन डी नन। तो हमारे पास फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो ये आप लोग खुद बताओगे, इसमें इनमें से तीनों में से तो कोई भी नहीं है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है, कौन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओ। बाय द वे इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, मेंडल है या कौन है, ये आप लोग बताओ मुझे। MCQ 31 में कहता है डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज, ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी एपोप्टोसिस, ऑप्शन सी नेक्रोसिस, ऑप्शन डी मेटास्टेसिस। ये क्वेश्चन आप लोगों का सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट लिया था ये उसमें भी था। तो हमारे पास जो मैंने वहाँ पे बताया था कि हमारे पास टिश्यू डैमेज की वजह से हमारे पास सेल की डेथ होती है, तो उसको हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। बेसिकली ये टिश्यू डैमेज की वजह से जो सेल डेथ होती है, हमारे पास अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। जब सॉरी एपोप्टोसिस क्या है, न्यूक्लियोसिस कहते हैं। ठीक है, एपोप्टोसिस नहीं है, न्यूक्लियोसिस ऑप्शन सी है। ठीक है, गलत हो गया। जब प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ सेल होती है तो उसको हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। अब ये टिश्यू डैमेज की वजह से हो रही है, दिस मीन्स दैट इट इज़ अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ को हम लोग न्यूक्लियोसिस कहते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉट बी। MCQ नंबर 32 में कहता है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी मेसोस्फेयर, ऑप्शन डी एटमॉस्फेयर। हमारे पास सिंपल ओजोन लेयर जो होती है हमारे पास जो है वो ये स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ नंबर 30 में कहता है कि टाइप्स ऑफ फिंचेस, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी नन। हमारे पास फिंचेस की 13 टाइप्स होती हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन। MCQ नंबर 34 में कहता है मीथेन इन बायोगैस प्लांट, ऑप्शन ए 10 to 30%, ऑप्शन बी 50 to 90%, ऑप्शन सी 50 to 80%, ऑप्शन डी 50 to 70%। ये क्वेश्चन यार बार बार आ रहा है, यहाँ से बायोगैस से सिर्फ 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्विक रिवीजन सीरीज़ के दौरान भी बताए थे कि हमारे पास एक तो ये कि हमारे पास जो मीथेन गैस होती है बायोगैस के अंदर वो 50 to 70% होती है। वो जो मीथेन ये बायोगैस का जो लाइक वो होता है जहाँ पर टैंक होता है वो हमारे पास 10 to 15 फीट्स लॉन्ग होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। MCQ नंबर 35 कहते हैं प्राइमर्स यूज इन द PCR हैज अ सीक्वेंस ऑफ हाउ मच बेसिस, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी नन। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप हमारे पास 20 बेसिस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास अब फिजिक्स का आता है। इसमें हमारे पास MCQ नंबर 36 कहता है कि इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ऑप्शन ए डाइन, ऑप्शन बी पॉइस, ऑप्शन सी स्लग, ऑप्शन डी अर्थ। हमारे पास CGS सिस्टम के अंदर जो एनर्जी का यूनिट होता है वो होता है अर्ग होता है। ठीक है, और 1 अर्ग आप लोग ध्यान में रखें, हमारे पास ये 10 पावर -7 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, CGS सिस्टम के अंदर यूनिट ऑफ एनर्जी कितना है, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, अर्ग है, और 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 पावर -7 जूल। ठीक है, तो ये पॉइंट अभी आप लोग अपने जहन में रखिए। MCQ नंबर 37 में कहता है इफ बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स आर नेगेटिव देन द वेक्टर लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। जब हमारे पास जो है वो दोनों वेक्टर्स x एंड y या कोई भी नेगेटिव हो, ठीक है, तो हमारे पास जो उनका क्वाड्रेंट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए और पता होगा क्योंकि ये चीज़ आप लोग 9-10 से फॉलो करते हैं और कभी मैथ्स में कभी फिजिक्स में, तो ये चीज़ ऑब्वियसली सबको पता होगी। MCQ नंबर 38 में कहता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 seconds विल बी। तो सिंपल इज़ दैट आप लोगों से मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन किसी टेस्ट में किया हुआ था, आप लोग जस्ट इसमें सिंपल फार्मूला यूज़ करोगे 1/2 = GT²।
ठीक है। जैसे सिंपल आप 1/2 तो उससे आएगा, जी की जगह 10 पुट करो और टी स्क्वायर की जगह आप लोग 2 पुट करो तो इजीली आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, कोशिश किया करो कि जी की वैल्यू आप लोग 10 ही पुट करो, ठीक है, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन जो होती है वो ईजिली हो जाए। ठीक है, तो आप लोग क्या सिंपल 1/2 जी टी स्क्वायर में वैल्यूज़ पुट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि MCQ 39 में अ बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रॉम हाइट h आफ्टर इट हैज़ फॉलन अ हाइट h/2 इट विल पोजेस ऑप्शन ए kinetic energy only, option B only potential energy, option C half potential energy and half kinetic energy, option D में कहता है more kinetic energy and less potential energy। तो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं MCQ 39 में कहता है कि a body is falling from height h after it has fallen, तो उसकी हाइट h/2 हो जाती है, लाइक हाफ हो जाती है। मीन्स दैट देखो हाफ कर रहा है ना, बिल्कुल वो ज़ीरो पे भी नहीं आई, लाइक ग्राउंड पे भी नहीं आई, वो जस्ट इन बिटवीन है। अगर इन बिटवीन है तो दिस मीन्स दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड और हमारे पास जो है वो हाफ पोटेंशियल एनर्जी होगी और हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर ये कहता है कि हमारे पास वो बिल्कुल ज़मीन पे आ गई है तो उस वक्त हमारे पास जो है वो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती, ठीक है, और जब वो ऊपर जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन अब यहाँ पर वो हाफ का कह रहा है। ठीक है, ये MCQ मैंने आपको आई थिंक तीसरी से चौथी मरतबा दे रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट स्टाइल्स में दे रहा हूँ। कभी मैं इसको सिंपली जो है वो नॉर्मली दे रहा होता हूँ, कई सिंपल पेंडुलम के केस में बता रहा होता हूँ। अभी यहाँ पर एक डिफरेंट लाइक उस MCQ को चेंज करके दिया गया है, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख जाओ कि जब हम लोग हाइट पर होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, ज़मीन पर होते हैं तो हम लोग हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर हम लोग दरमियान में होते हैं, ना ज़मीन पर ना ऊपर, हमारे पास उस वक्त आधी पोटेंशियल एनर्जी होती है और आधी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ 40 में कहता है रोटेशनल एनालॉगस ऑफ द फोर्सेस, ऑप्शन ए टॉर्क, ऑप्शन बी मूवमेंट ऑफ टॉर्क, ऑप्शन सी एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन डी मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। हमारे पास तो रोटेशनल एनालॉगस है फोर्स का, तो वो है हमारे पास टॉर्क, ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ 41 में कहते हैं द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ, ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी लो विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, ऑप्शन डी एयर रेजिस्टेंस। तो ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी था, ठीक है, केमिस्ट्री में भी था, फिजिक्स में भी था, ठीक है। तो वो सरफेस टेंशन की वजह से ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन MCQ 41। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 42 MCQ है। कहता है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव्स यूज इन द माइक्रोवेव्स। तो ये सिंपल आप लोगों ने रेजोनेंस वाले टॉपिक में ये चीज़ देखी होगी, जिसकी एप्लीकेशंस में हमारे पास जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो है वो 2450 मिली हर्ट्ज होती है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ 43 में कहते हैं velocity of the sound and air is not affected by change in, option A atmospheric pressure, option B moisture content of the air, option C temperature of air, option D composition of air। तो आप लोग अगर स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में देखें उसका फार्मूला, तो उसमें आप लोग क्लियर कट ये चीज़ एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्पीड ऑफ साउंड होती है हमारे पास ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर का कोई प्रेशर का कोई लाइक फैक्टर ही नहीं आ रहा होता। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, या प्रेशर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट नहीं करता। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये MCQ आई थिंक मैं तीसरी मरतबा दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। MCQ 44 में कहता है रेनबो लाइक कलर ऑफ द ऑयल on wet surfaces due to, ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी डायफ्रैक्शन, ऑप्शन सी इंटरफेरेंस। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास पोलराइजेशन क्या है। तो ये सारा फिनोमेना हमारे पास जो है वो इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है, यानी इंटरमिक्सिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, लाइक एक हमारे पास वाइट कलर होता है, जब लाइट पड़ती है तो हमारे पास डिफरेंट कलर आपस में इंटरमिक्स हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास ये रेनबो लाइक अपीयरेंस आती है। वो बेसिकली इंटरफेरेंस होता है, डिफरेंट कलर एक दूसरे में इंटरफेयर करके डिफरेंट कलर दे रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने सोप बबल जो देखा होगा उसके ऊपर जो कलर होते हैं वो भी इंटरफेरेंस की वजह से ही होते हैं। ठीक है, अब इंटरफेरेंस में जब वो फिर फर्दर वो जो कलर्स होते हैं ना, लाइक जो हमारे पास नॉर्मल 7 कलर्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और डिफरेंट कलर्स दे रहे होते हैं एट डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, आप लोगों को पता चल रहा था कि यार कलर अब चेंज हो रहे हैं, तो बेसिकली वो इंटरफेरेंस का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, फिनोमेना हो रहा होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। MCQ 45 में कहते हैं द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट लॉस इज, ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेंशन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो हमारे पास जो फास्टेस्ट मोड है
हीट लॉस करने का वो हमारे पास रेडिएशन है, ठीक है। 50% हमारे पास जो है वो हीट लॉस होती है थ्रू रेडिएशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, आई थिंक पता भी होगा ना, ये हम लोग वही 8, 9, 10 से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ 46 की बात करते हैं। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड, ज़ीरो फील्ड, नन। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो है वो ये वेक्टर फील्ड है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 47 में कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शन ए मोमेंटम, ऑप्शन बी चार्ज, ऑप्शन सी एनर्जी, ऑप्शन सी चार्ज, ऑप्शन डी जो है वो एनर्जी है, और ऑप्शन बी आप लोगों के पास चार्ज है। अच्छा, किरचॉफ के हमारे पास बेसिकली 2 लॉज है, एक तो करंट लॉ है और एक वोल्टेज लॉ है। करंट लॉ तो चलो चार्ज पर डिपेंड करता है, वोल्टेज लॉ जो है हमारे पास वो एनर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। वोल्टेज इज रिलेटेड टू एनर्जी। ये देखो फिर वो क्वेश्चन आया, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस तरह के जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ये आते हैं पेपर में, ठीक है। एक क्वेश्चन लाजमी होता है, और मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि आप लोग इस तरह कर लो कि आपकी बुक में जितने भी लॉज हैं आपको इनका पता हो कि हमारे पास लाइक जैसे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये एनर्जी पर बेस करता है, बाकी आप लोगों के पास बर्नौलीज इक्वेशन किस पर बेस करती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पर बेस करती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, ये MCQs में आते हैं, ठीक है। कम से कम आप लोग अगर ये चीज़ करते हो तो आप लोगों का एक MCQ तो कन्फर्म है, ये MCQ आता है, ठीक है। MCQ में 48 में कहता है कि व्हेन द गैल्वानोमीटर यूज्ड एज एन ओहम मीटर गिव्स द फुल डिफ्लेक्शन, यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। कहता है कि इट इंडिकेट्स दैट ऑप्शन ए जीरो रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी हमारे पास स्मॉल रेजिस्टेंस, एंड ऑप्शन डी हमारे पास नन। तो हमारे पास जस्ट सिंपल हम लोग गैल्वानोमीटर को जब हम लोग यूज़ करते हैं ओहम मीटर में, एज अ ओहम मीटर हम लोग जब उसको यूज़ करते हैं तो हमारे पास जब वो फुल डिफ्लेक्शन देता है, यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो उसका मतलब हमारे पास ये होता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस 0 है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ 49 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट इन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन ए करंट, ऑप्शन बी पोटेंशियल, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी। तो ट्रांसफार्मर के केस में हमारे पास आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ 50 में कहता है यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओहम, ओहम 1 ओवर ओहम पर सेंटीमीटर, ओहम पर मीटर। तो हमारे पास जो कंडक्टेंस होता है इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर ओहम होता है, ठीक है। बेसिकली इट इज़ द कंडक्टेंस हमारे पास रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का ओहम है तो ऑब्वियसली फिर कंडक्टेंस का क्या होगा, 1 ओवर ओहम होगा। कंडक्टेंस के लिए एक और यूनिट भी यूज़ होता है, मैंने आपको पिछले टेस्ट में बताया था, अगर आपको वो याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे वो लाजमी बताएं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ 51 में कहता है कि हुक्स लॉ स्टेट्स दैट, कहता है कि विद इन एन इलास्टिक रेंज स्ट्रेन इज डैश टू स्ट्रेस, ऑप्शन ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, ऑप्शन सी स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस, ऑप्शन डी नन। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखें कि हुक्स लॉ ये स्टेट करता है कि हमारे पास स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ 52 में कहता है कि कन्वर्जन ऑफ AC टू DC, ऑप्शन ए रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन बी एम्पलीफिकेशन, ऑप्शन सी कंजर्वेशन, ऑप्शन डी नन। तो हमारे पास जो AC से DC की कन्वर्जन होती है उसको हम लोग रेक्टिफिकेशन कहते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ नंबर 53 कहते हैं कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, ऑप्शन ए इनहेलेशन ऑफ मैटर, ऑप्शन बी पेयर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है आप लोगों के पास प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, एंड ऑप्शन डी है आप लोगों के पास न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इसके जो हमारे पास अपोजिट प्रोसेस है वो है एक्सरेज प्रोडक्शन। तो ये MCQ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने लाजमी ध्यान में रखें। MCQ नंबर 54 में कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज़। तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 55 में कहते हैं न्यूक्लियाई हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर, ऑप्शन ए आइसोटोप्स, ऑप्शन बी आइसोबार्स, ऑप्शन सी आइसोटोन्स, ऑप्शन डी आइसोमर्स। हमारे पास वो न्यूक्लिया जिसका हमारे पास जो है वो मास नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, तो उसको हम लोग आइसोबार्स कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब व्हाट इज़ आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोमर्स, ये आप लोग खुद देखोगे, इम्पॉर्टेंट है, समटाइम्स वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है आप लोगों के पास केमिस्ट्री का, ठीक है। MCQ 56 में कहता है 60 AMU ऑफ कार्बन 12 contain the carbon atoms, Na is the Avogadro's number, ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 60 Avogadro, ऑप्शन सी 5 Avogadro, ऑप्शन डी सिर्फ 5। तो हमारे पास जस्ट सिंपल उसने आपसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स का मुझे जस्ट सिंपल आप लोग क्या करोगे कि आप लोग
इसमें 60 को डिवाइड करोगे कार्बन के मोलर मास पे, जो कि हमारे पास 12 होता है, तो 60 डिवाइडेड बाय 12 आप लोग करोगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो होगा 5, ठीक है। लेकिन अब फर्दर उसने कहा है कि आप लोगों ने क्या बताना है कि हाउ मैनी 60 mg ऑफ कार्बन 12 कंटेन कार्बन एटम्स, तो कार्बन एटम्स बताने हैं, ठीक है। तो उसके लिहाज से अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास बनता है ये से 5, ठीक है। लाइक जस्ट आपने सिंपल 60 को डिवाइड करना है 12 के ऊपर, तो आप लोगों के पास 5 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ में 57 में कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज, ये तो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड, एंड एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। ये MCQs इम्पोर्टेंट है और ये इजी भी है, आप लोगों का वो शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट कहते हैं कि 58 में N2+3H2 गिव्स अस 2NH3 इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो इसमें हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी नन। तो आप लोगों को मैंने हमेशा ये बात समझाई थी कि हमारे पास जब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है तो उसमें कोई भी लिमिटिंग या एक्सेस रिएजेंट नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट कि इसमें हमारे पास किसी भी किस्म का लिमिटिंग या एक्सेस रिएजेंट नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको वो एग्जाम में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही दे रहे होते हैं और आपसे लिमिटिंग एंड एक्सेस का पूछ रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर इसको सॉल्व करना और गैस लगाना शुरू कर देते हैं। हालांकि सिंपल है, आप लोग जब भी कहीं पे भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखो तो आप लोग उसको जो है वो सिंपली कह दो कि इसमें किसी भी किस्म का हमारे पास बैलेंस्ड किसी भी किस्म का लिमिटिंग या एक्सेस रिएजेंट नहीं होता। सो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ 59 में कहते हैं विच वन हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो हमारे पास जो IR रेज होती है, ठीक है, इनकी वेवलेंथ हमारे पास जो है वो लॉन्गेस्ट होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है आप लोगों के पास MCQ नंबर 60, कहते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज, तो ग्राउंड स्टेट पर हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी होती है वो लाइक नेगेटिव होती है, ठीक है। देखो आप लोगों को एनर्जी का रिलेशन याद होगा कि -13.6 EV डिवाइड बाई एन स्क्वायर हम लोग लिखते थे ना, तो द माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज नेगेटिव। आप लोग रिलेशन देख लो एनर्जी का, आप लोगों को खुद बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव क्यों बोला है, ठीक है। स्लोप ऑफ नेक्स्ट है सॉरी शेप ऑफ SnCl2, ऑप्शन ए लीनियर, ऑप्शन बी ट्राइगोनल पैरामीटर, ऑप्शन सी ट्राइगोनल प्लेनर, ऑप्शन डी एंगुलर। तो हमारे पास जो SnCl2 होता है इसकी जो शेप होती है वो हमारे पास जो है वो एंगुलर शेप होती है, लाइक बेंट शेप्ड होती है, ठीक है। इस तरह के MCQs आते हैं वहाँ पे। वेस्पर थ्योरी के बाद आप लोगों को एक टेबल मिलेगा तो आप लोग देख लो, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। MCQ नंबर 62 में कहता है लॉन्गेस्ट बॉन्ड इज़ ऑफ, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट बॉन्ड का पूछा है, सिंपल है सेट हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ होती है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे स्मॉल होगी उसका बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ हमारे पास बॉन्ड लेंथ हमारे पास जो है वो हाईएस्ट होगी या लॉन्गेस्ट होगी। अब इसमें आप लोग देखो तो हमारे पास जो HI है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है वो ज़्यादा होती है, कम होती है, सबसे कम होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि उसमें हमारे पास बॉन्ड एंगल जो है वो लॉन्गेस्ट है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 63 में कहते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इफ़ द प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल्ड देन वॉल्यूम्स बिकम, तो हमारे पास सिंपल है तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले कहते हैं कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल तो वॉल्यूम, तो अगर आप लोग इस स्टेटमेंट को ज़रा देखो तो ये हमारे पास बेसिकली बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं। बॉयल्स लॉ में हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, और बॉयल वाज अ VIP पर्सन, यानी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि वो 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 64 में कहते हैं एट विच टेम्परेचर बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल को इनसाइड, तो हमारे पास ये मोस्ट कॉमन MCQ है, ठीक है। फिंगर टिप्स पर आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल जो है वो आपस में कोइंसाइड करते हैं, इनकी वैल्यू सेम होती हैं। MCQ नंबर 65 में कहते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप इज ड्यू टू ऑप्शन ए डिक्रीज इन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ऑप्शन बी इंक्रीज इन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी पोलैरिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन डी नन। तो हमारे पास जो क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का
ये डिक्रीज इन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी था, तो आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। MCQ नंबर 66 में कहते हैं एसिड इज अ सब्सटेंस विच ऑप्शन ए एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ऑप्शन बी रिजेक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑप्शन सी एक्सेप्ट प्रोटॉन, ऑप्शन डी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन ई एक्सेप्ट पेयर ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन एफ बोथ ए सी एंड ई। तो यार सिंपल है यार, ये तो सिंपल डेफिनेशन है, ये आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए। हमारे पास एसिड वो होता है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास MCQ नंबर 67 में कहता है इन ट्रांजिशन स्टेट द रिएक्टेंट्स आर, ऑप्शन ए हाईली स्टेबल, ऑप्शन बी है आप लोगों के पास मॉडरेटली स्टेबल, ऑप्शन सी है आप लोगों के पास हाईली अनस्टेबल, ऑप्शन डी इन द लो एनर्जी स्टेट। तो आप लोगों के पास जो है वो क्या था, जब ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 68 में कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल सिस्टम्स डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन ए चेंज चार्ज ऑन पार्टिकल, ऑप्शन बी सॉल्वेशन, ऑप्शन सी ब्राउनिंग मूवमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो सिंपल ये इन सब पर डिपेंड करता है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 69 में कहता है कि विच वन इज़ नॉट यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, हाबर प्रोसेस, बर्नहाउबर साइकिल, हेसेस लॉ, एंथैल्पी चेंज। सिंपल इज दैट। हमारे पास आप लोग देखो हाबर साइकिल तो एक बिल्कुल डिफरेंट सी चीज़ है। बर्नहाउबर साइकिल, ठीक है, हेसेस लॉ ये उसी की एप्लीकेशन आ जाती है, एंथैल्पी चेंजेस भी हम लोग इसी में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए में हम लोग जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि इज़ नॉट यूज टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 70 में कहते हैं फूड पार्टिकल्स इन्वॉल्व द स्पिलिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, टू प्रिवेंट दिस रिएक्शन वी यूजली ऐड द preservative which acts as, option A oxidizing agent, option B reducing agent, option C an acid, option B a base। अच्छा, ये जो फूड पार्टिकल में हमारे पास स्पॉइलिंग्स होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोसेस हो रहा होता है, कहते हैं किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो है वो जो भी लाइक रिएक्टेंट या कुछ चीज़ ऐड करते हैं तो वो किस चीज़ के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। तो बेसिकली वो हमारे पास जो है वो एज एन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। लाइक वो दूसरों को रिड्यूस करता है, थोड़ा ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 71 में कहता है कि बेरिलियम इज़ अ मेंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज़ ऑलमोस्ट एज हार्ड एज। तो बेरिलियम हमारे पास जो है वो पहली बात है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल से फैमिली से बिलोंग करता है, और कहता है कि हमारे पास ये आयरन की तरह हार्ड होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 72 में कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द एसिडिटी इन द स्टमक, इट्स फार्मूला इज़। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सिंपल उसने आपसे फार्मूला पूछा है, तो हमारे पास उसका फार्मूला जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस है इसका फार्मूला। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब यहाँ से आप लोगों का एक और MCQ भी क्लियर है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इन स्टमक। तो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ से आप लोगों के 2 MCQ पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। MCQ नंबर 73 में कहते हैं रिंग टेस्ट इज शोन बाय कंपाउंड हैविंग, ऑप्शन ए सल्फाइड रेडिकल, ऑप्शन बी क्लोराइड रेडिकल, ऑप्शन सी नाइट्रेट रेडिकल, ऑप्शन डी नन। तो हमारे पास रिंग टेस्ट होता है, हमारे पास वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें हमारे पास जो है वो नाइट्राइट रेडिकल्स होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 74 में कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन ए चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ऑप्शन बी स्क्रीनिंग इफेक्ट, ऑप्शन जो सी है आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन डी में आप लोगों के पास है ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास जो है वो बेसिकली इन सब पर डिपेंड कर रहा होता है, चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पर भी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी इफेक्ट डिपेंड कर रहा होता है। अब यहाँ से समटाइम्स ये MCQ भी आ सकता है, और दूसरी बात जी आप लोगों को ये आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बुक में टेबल्स बने हुए, आपसे क्वेश्चन वहाँ से इस तरह से कर सकते हैं कि किस चीज़ का किस एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, किसकी सेकंड ज़्यादा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग लाजमी उस टेबल को कंसल्ट करें। MCQ नंबर 75 में कहते हैं द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिस डाइमिथाइल ग्लाइकोक्सी निकल 2। तो उसका कलर पूछा है, तो आप लोगों के पास जो है वो इसका हमारे पास ब्लू कलर होता है। ये जस्ट सिंपल आप लोगों ने याद करने होते हैं, रटा करने होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 76 में कहता है विच वन इज़ कंसिडर्ड एज अ फूल्स गोल्ड
यानी कि हम लोग आर्टिफिशियल जो गोल्ड लेते हैं, फूल्स गोल्ड उसको कहते हैं, बेसिकली वो हमारे पास जो है वो आयरन पायराइड्स होते हैं, ठीक है, Fe2 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, आयरन पायराइड्स। आप लोग हमेशा इसको अपने ध्यान में रखें। MCQ 77 में कहता है कि हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ द ब्रॉन्ज LIR। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोगों के पास एलाई वाले जो टॉपिक है, चैप्टर नंबर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें बिल्कुल इस टॉपिक के लास्ट में आपको एक टेबल गिवन है। बेशक आप लोगों को मैंने उस बी कहा था कि आप लोग जो है वो लाजमी नहीं है कि इसकी परसेंटेजेस अभी अपने ध्यान में रखो, जस्ट आपको पता हो कि हमारे पास कोई एलाई किस किस चीज़ के मिक्सचर से बना हुआ है, जस्ट डैट इज इट, ठीक है। तो आप लोगों ने ये लाजमी टेबल को करना है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 78 में कहते हैं नंबर ऑफ द आइसोमर्स पॉसिबल फॉर पेंटेन। सिंपल दैट, इसके लिए आप लोगों के पास एक सिंपल ट्रिक है, 2 की पावर n-4 + 1। सिंपल। अब यहाँ पर पेंटेन के केस में आप लोगों के पास जो n है वो n बेसिकली क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो पेंटेन में हमारे पास 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, सो n = 5। सिंपल। आप लोग क्या करोगे कि n की 2 की पावर 5 - 4 + 1, 5 - 4 करेंगे तो हमारे पास ऊपर 1 बच जाएगा, 2 की पावर 1 = 2 ही बचेगा, 2 + 1 = 3। तो सिंपल आप लोगों के पास 3 आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जस्ट सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, n की वैल्यू पुट करनी है, रिलेशन आप लोग अपने पास लिख लो, 2 की पावर n-4 + 1, दैट इज़ इट, ठीक है। बस इसके थ्रू आप लोग जो है वो नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है वो फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 79 में कहते हैं एडिशन ऑफ द HX to double bond the hydrogen goes to the carbon that already has the more hydrogen is the statement of option A Hund's rule, option B Haeckel rule, option C rule of dx cube या पता नहीं क्या है, और ऑप्शन डी में नन। तो हमारे पास बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये ना तो हंड्स रूल किया, ना ही हुकले रूल किया है, और ना ही तीसरा पता नहीं कौन सा लिखा हुआ है, ना ही इसकी है, ऑप्शन डी इसमें आता है। लेकिन अब आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने खुद इस चीज़ को सर्च करना है कि ये स्टेटमेंट किस चीज़ की है, ठीक है। MCQ नंबर 80 में कहता है बेंजीन इज़ अ प्राइम नंबर ऑफ ऑप्शन ए साइक्लिक कंपाउंड, ऑप्शन बी एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ऑप्शन सी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और ऑप्शन डी एरोमेटिक कंपाउंड। तो सिंपल हमारे पास जो है वो जो बेंजीन है ये एरोमेटिक कंपाउंड में आता है। इसमें हमारे पास जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है बेसिकली। MCQ नंबर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ नंबर 81 में कहता है स्पीशीज इन सर्च ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड, ऑप्शन ए रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन बी बेस, ऑप्शन सी न्यूक्लियोफाइल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोफाइल। जो वो स्पीशीज़ जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के पीछे भाग रही होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 82 में कहते हैं द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन यील्ड, ऑप्शन ए ज़ाइलीन, ऑप्शन बी साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन सी टोलिन, ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड। तो हमारे पास साइक्लिक हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन हमारे पास जो है वो ये साइक्लोहेक्सीन दे रहा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 83 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट कंटेन एनी नाइट्रोजन, ऑप्शन ए एनिलीन, ऑप्शन बी पायरिडीन, ऑप्शन सी हाइड्रोजीन, ऑप्शन डी नेप्थलीन। तो हमारे पास जो है वो जो नेप्थलीन होता है ये हमारे पास इसमें नाइट्रोजन आइटम्स नहीं होते, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स नहीं होते, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 84 में कहता है सिलेक्ट द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमारे पास जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों के पास बेंजीन के जो टॉपिक है उसके बिल्कुल लास्ट में मेटा डायरेक्टिंग और ये वो टेबल्स बने हुए हैं 2-3, वो आप लोगों को लाजमी होना चाहिए, वहाँ से MCQs आते हैं। अब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप या आर्थ्रो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो है CN, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। जो OH NH NR2 है, OR है, ये आई थिंक ये आर्थ्रो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये आप लोग खुद कन्फर्म करोगे, ठीक है, जब आप लोग उस टेबल को कंसल्ट करोगे। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 85 में कहते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ इज इन एसिटाइलिन इज़। तो हमारे पास सिंपल इज दैट एसिटाइलिन बेसिकली वो अल्काइंस की बात कर रहा है, ठीक है। अल्काइन एसिटाइलकोलिन की बात कर रहा है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ इन एसिटाइलकोलिन, तो वो हमारे पास जो होता है वो 1.19 एंगस्ट्रॉन होता है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम आप लोगों के पास नेक्स्ट जो सेक्शन है वो इंग्लिश का। इससे पहले आप लोगों को मैंने एक MCQ बताया था जिसमें MCQ नंबर 79, एडिशन ऑफ HX टू डबल बॉन्ड द हाइड्रोजन गोज टू कार्बन डेट ऑलरेडी हैज़ मोर हाइड्रोजन इन इज अ स्टेटमेंट ऑफ। मैंने आपसे कहा था कि ऑप्शन डी आप लोगों ने खुद जो है वो सर्च करना है। तो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मार्कोनी-कर्व्स रूल आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें साइज और चार्ज का कुछ उसने रिलेशन सा बताया हुआ था। तो बेसिकली ये उसकी स्टेटमेंट है, ठीक है, ये मार्कोनी-कर्व्स रूल की स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मार्कोनी-कर्व्स रूल्स आप लोग फर्दर इसके बारे में डिटेल उस चैप्टर में जाकर स्टडी कर लें, इंपॉर्टेंट है और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे पास इंग्लिश में MCQ नंबर 86 में कहता है कि यूर ऐसे इम्प्रेस्ड द लेक्चरर, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। ऑप्शन ए, द लेक्चरर गोट इम्प्रेस्ड बाय यूर ऐसे। Option B, the lecturer felt impressed by your essay. Option C, by your essay the lecturer was impressed. Option D में कहता है the lecturer was impressed by your essay। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, कहता है the lecturer was impressed by your essay। MCQ नंबर 87 में कहता है don't poke your nose dash my affairs। तो इसमें ये आप पहले भी मैंने आपको ये MCQ दिया था। इसमें आप लोगों के पास ऑप्शन ए में कहता है इन, ऑन, इन टू, बाय। तो डोंट पोक यूर नोज इन टू माई अफेयर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। MCQ नंबर 88 में कहता है पर्सन हु लीव हिज कंट्री एंड सेटल इन अनदर कंट्री इज कॉल्ड एमिग्रेंट। ऑप्शन बी इमिग्रांट, ऑप्शन सी माइग्रेंट, ऑप्शन डी में कहता है एबरगाइन। हमारे पास जो है वो पर्सन जो अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जाकर सेटल होता है तो उसको हम लोग इमिग्रेंट कहते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ नंबर 89 में कहते हैं विच वे शैल वी गो, द अंडरलाइन वर्ड इज। तो विच हमारे पास बेसिकली जो विच है ये हमारे पास जो है वो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ नंबर 90 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड सिंपैथी। ऑप्शन ए एपैथी, ऑप्शन बी पैथोस, ऑप्शन सी एम्पैथी, ऑप्शन डी जेलसी। तो सिंपैथी का जो वर्ड है ऑपोजिट है इस यहाँ पर हमारे पास। अगर आप लोग जेलसी को देखें, सिंपैथी ये लाइक किसी से हम लोग उसका भलाई चाहना हो, ठीक है, उस सेंस में ये आता है। और जेलसी ये किससे जेलस होना हो, सिंपल एज दैट। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। 91 ट्रस्ट इन गॉड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑन गॉड नहीं होगा, इन गॉड होगा। MCQ 92 में कहता है वी नीड डैश गाइडलाइंस टू स्टार्ट विद, आ फ्यू, एनी, लिटिल, सम। तो वी नीड आप लोगों के पास आता है वी नीड आ फ्यू, ठीक है, आ फ्यू गाइडलाइंस टू स्टार्ट विद, ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ 93 में कहता है इन्फ्लुएंजा इज़ टू वायरस एज टाइफाइड इज़ टू। तो इन्फ्लुएंजा हमारे पास बेसिकली ये वायरल वो होता है और टाइफाइड इज़ टू बैक्टीरिया, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास मून इज़ टू सैटेलाइट एज अर्थ इज़ टू, ऑप्शन ए सोलर सिस्टम, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी प्लैनेट, ऑप्शन डी एस्ट्रॉयड। मून इज़ अ सैटेलाइट, मून इज़ टू सैटेलाइट एज अर्थ इज़ टू प्लैनेट, अर्थ हमारे पास प्लैनेट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 95 में कहता है ही हैज़ डैश हिज पेन एंड इज़ बाइंग अनदर पेन। तो ऑप्शन ए लूज, ऑप्शन बी लॉस्ट, ऑप्शन सी लूजर, ऑप्शन डी लॉस। तो हमारे पास जो है वो कहता है कि ही हैज़ डैश हिज पेन, ही हैज़ लॉस्ट हिज पेन, गुम गया है, ठीक है, लॉस्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डू यू हैव डैश डिफिकल्टी विद द लैंग्वेज, एनी, सम, एवरी, मैनी। तो डू यू हैव एनी डिफ़िकल्टी, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 97 में कहता है गनी खान इज़ डैश ऑफ पाकिस्तान, जोहन कीट्स, आ जोहन कीट, द जोहन कीट, लाइक जोहन कीट। तो गनी खान इज़ द हमारे पास इसमें आता है द जोहन कीट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 2 and 2 डैश 4 कैन बी, मेक, मेक्स इज इक्वल टू। अच्छा ये MCQ मैंने पिछले पेपर में भी दिया था और उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स कह रहे थे इसमें मेक आता है, कुछ कह रहे थे कि मेक्स आता है, और वाकई में ये इसमें थोड़ी बहुत लाइक कुछ ना कुछ है। कुछ जगहों पर इसमें उन्होंने मेक लिखा है, लेकिन कुछ जगहों पर उन्होंने मेक्स लिखा है,
अगर आप इसको गूगल पर भी सर्च करें तो कुछ जगह पर वहाँ पर भी आपको कब कहीं पे मेक दिखाई देगा, कहीं पे मेक्स दिखाई देगा। तो अगर आप लोगों के पास कोई इंग्लिश का कोई अच्छा सा टीचर है आप लोगों का, तो आप लोग उससे भी पूछ सकते हो। अदरवाइज जहाँ से ये मैंने MCQ पिक किया है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास जो है वो मेक इसमें आता है, ठीक है, 2 into मेक 4 नॉट मेक्स। लेकिन आप लोग इस चीज़ को कोशिश करो कि इसको कंफर्म कर लो। ये MCQ इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर का MCQ है, ठीक है, तो ये समटाइम्स रिपीट भी हो जाता है, तो आप लोग इस MCQ को पता कर लें, ठीक है। पिछले प्रैक्टिस टेस्ट में मैंने ये दिया था, कुछ स्टूडेंट्स ने नीचे कमेंट भी किया था कि इसमें मेक्स नहीं आता, मेक्स आता है, तो ये आप लोग फिर कंफर्म कर लो, ठीक है। MCQ नंबर 9 में कहता है ही आस्क्ड मी टू ब्रिंग अ चेयर एंड सिट डैश टू हिम नेक्स्ट टू beside towards among तो he asked me to bring a chair and sit next to him, option A is correct। MCQ नंबर 100 में कहता है though Alim is poor dash he is honest, option A but, option B nevertheless, option C yet, option D still। तो कहता है कि though Alim is poor yet, ठीक है, दो के साथ येट यूज़ करेंगे, येट ही इज़ होनेस्ट, ठीक है, वो पूर है लेकिन अभी तक वो होनेस्ट है। ये था आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स लाइक अच्छे आए होंगे, वो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपने कमेंट्स में अपने मार्क्स लाजमी शेयर करें, ठीक है। अब बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिनके उनकी एक्सपेक्टेशन से मार्क्स काफ़ी कम आए होंगे। देखो, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर टेस्ट में आपको सिर्फ एक ही बात करता हूँ, वो बात यही होती है कि आप लोगों ने इस टेस्ट में जो भी गलतियाँ की हैं कोशिश करें कि आप लोग उन गलतियों को दोबारा से रिपीट ना करें, ठीक है। क्योंकि बात ये नहीं होती कि मार्क्स किसके कम आए हैं किसके ज़्यादा आए हैं। द थिंग विच मैटर्स अ लॉट वो ये है कि आपने जो गलतियाँ की हैं आप उसको दोबारा रिपीट ना करें, तो यही आप लोगों की कामयाबी है, ठीक है। क्या पता यही MCQs, इन्हीं में से कुछ MCQs आप लोगों के पास मेन टेस्ट में आ जाएं, तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास अगर ये MCQ या इनके रिलेटेड भी आ सकते हैं, तो आप लोग बस कोशिश करें कि कम से कम इसमें जो आपने गलती की है वो आप उसको रिपीट ना करें, दैट इज़ इट, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ सीख ली है तो बस आपका टेस्ट देने का जो मकसद था, जो पॉइंट था, वो पूरा हो चुका है, ठीक है। और ये था आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा होगा, ठीक है। और लास्ट में फिर बोलूँगा कि आप लोगों ने बस जो भी मिस्टेक्स की हैं, हर एक बंदे ने कुछ ना कुछ तो की होगी, ठीक है, और कुछ ना कुछ सीखा भी होगा। अगर की है तो बस उस जो मिस्टेक की है उससे सीखें, ठीक है, और उसको कोशिश करें कि दोबारा से उसको रिपीट ना करें, दैट इज़ इट। कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन होते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हो। थैंक यू।